जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में मालदा में हुई हिंसा के बाद अब ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। अपराधियों को, दोषियों को पकड़ा जा रहा है और यहां तक कि मास्टरमाइंड भी अब पुलिस के हाथ लग चुका है, जिसने मालदा में लोगों को भड़काया। उसके वीडियो भी चल रहे हैं जिसमें वो लोगों को चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का रहा है और यहाँ की अथॉरिटीज के खिलाफ भड़का रहा है। और उसकी हिम्मत देखिए, खड़े होके कह रहा है कहाँ है डीएम, कहाँ है आईबी वाले, कहाँ है चुनाव आयोग वाले, और उनको सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। इसका नाम है मुफक्करुल इस्लाम, जो कि बागडोगरा, सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे से पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इसे बागडोगरा में ही हिरासत में रखा गया है। और अब इस मामले को बंगाल की पुलिस नहीं देखने वाली है। ये पिछले चुनावों में जो हुआ करता था कि अपराध वही हो रहा है, जांच बंगाल की पुलिस कर रही है, तो वही हाल है कि अपनी ही जांच अपना ही खुद करे कोई तो कैसे चलेगा। लेकिन अब यहाँ जांच करेगी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और एनआईए, आपको मैं ये बता दूं कि वो देश विरोधी जो अपराध, जो काम होते हैं उनके खिलाफ जांच करती है, आतंकवादी मामलों के खिलाफ जांच करती है, देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जांच करती है। तो ये मामला आप समझ रहे हैं कि ये किस स्तर तक चला गया है। ये अब एक सामान्य हिंसा का मामला नहीं रहा है। यहाँ एनआईए को लाया गया है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा देखती है और टेरर लिंक भी जांचती है। तो क्या यहाँ बाहरी कोई संबंध है और क्या बाहर से भी लोग बुलाए गए यहाँ पर हिंसा करने के लिए, यानी कि बांग्लादेश से? कैसे क्या हुआ है इसकी जांच एनआईए करेगी। मुफक्करुल इस्लाम तो पकड़ा गया है और ये ऐसे नहीं पकड़ा गया है, ये पुराने जो हालात थे उनमें ये नहीं पकड़ा जाता। हवाई अड्डे पर पहुंचा हुआ था, भागने वाला था। लेकिन इस बार जिस तरह की मुस्तैदी है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ, क्योंकि ये न्यायिक अधिकारी थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में लगाया है। और क्यों लगाया है? क्योंकि ममता बनर्जी ने अधिकारी नहीं दिए एसआईआर पूरी करने के लिए, तो न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया और उन्हीं लोगों को मालदा में बंधक बना लिया गया। सैकड़ों की भीड़ निकल आई, हाईवे जाम कर दिया, पुलिस पर पत्थर बरसाए गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रात 2 बजे तक सीजीआई जगे रहे तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच अब सीबीआई और एनआईए करेगी। और इसका मतलब आप समझते हैं कि सीजीआई को भरोसा नहीं है कि बंगाल पुलिस जांच कर लेगी। आखिर क्यों बोला गया? सीबीआई और एनआईए से जांच की बात कब आती है? जब आपको स्टेट पुलिस पे भरोसा नहीं होता, और उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने तो ये साफ कहा कि आपके यहाँ सब राजनीतिक भाषा बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत राज्य है, यानी कि यहाँ पर सब एक ही भाषा बोलते हैं और वो है किसकी भाषा? सरकार की भाषा बोलते हैं। तो जब सवाल यहाँ की पुलिस पर उठने लगे, ममता बनर्जी को हड़काया, उनको, उनकी सरकार को डांट पड़ी कि आपका प्रशासन कर क्या रहा था? रात 11 बजे तक वहां पर डीएम नहीं थे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से गायब। तो उसके बाद जो आनन फानन में जल्दी जो एक्शन हुए हैं उसमें 35 गिरफ्तारियां हुई हैं, 19 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और ये मास्टरमाइंड भी पकड़ लिया गया। और अब तो नई चीजें सामने आएंगी। जब एनआईए जांच करेगा तो छुपाया नहीं जाएगा कि आखिर ये मुफक्करुल इस्लाम को हिम्मत आई कहां से। कहने को तो ये एआईएमआईएम का नेता बताया जा रहा है जिसने उत्तरी दिनाजपुर में इटाहार से चुनाव लड़ा था 2021 में एआईएमआईएम के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गया। लेकिन आप ये देखिए एआईएमआईएम का आधार क्या है वहां बंगाल के अंदर। हुमायूं कबीर के साथ अभी वो चुनाव भी लड़ रही है, तो मात्र 9 सीटों पर लड़ रही है एआईएमआईएम। अगर ये हैदराबाद का कोई नेता होता, हैदराबाद में किया होता, तो साफ था कि भाई एआईएमआईएम का सपोर्ट है, असदुद्दीन ओवैसी का सपोर्ट है। लेकिन बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी कहाँ है? और किसी को इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो गाड़ी के बोनेट पर खड़ा होकर कहे कि आईबी कहाँ है, डीएम कहाँ है, डीजीपी कहाँ है, अब आके दिखाओ। ये हिम्मत कहाँ से आती है? क्या उसको ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है उसके बाद उसका क्या होगा? क्या उसको किसी के संरक्षण का आश्वासन नहीं होगा? तो ये कहाँ से हिम्मत आ रही थी उसके पास कि उसे पुलिस से डर नहीं लग रहा था, उसे वहां किसी भी अथॉरिटी से डर नहीं लग रहा था? तो किसी का तो हाथ होगा जो वहां पर शक्तिशाली है, किसी शक्तिशाली का हाथ तो उसके ऊपर होगा कि वो इतनी हिम्मत कर गया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हारा हुआ वहां से नेता था एएमआईएम में, आगे उसे एएमआईएम में रहना भी था कि नहीं रहना था, ये बातें तो अब निकल कर आएंगी कि वो क्या सोच रहा था, बैकडोर से कौन उसके पीछे था। और इसमें एनआईए इसकी जांच करेगी। बाकी तो जिस तरह से टीएमसी भड़का रही है, टीएमसी के नेता भड़का रहे हैं,
वो इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चिंगारी को हवा दे रहे हैं। जो थोड़ी लोगों को परेशानी है, जो वहां घुसपैठियों को परेशानी है, उसे ये आगजनी में बदल रहे हैं। और देखिए, इनके लोग भी हिंसा में फंसे हैं। 2 पार्षद इनके गिरफ्तार हुए हैं, 6 के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, जो कि चुनाव आयोग के बाहर इन्होंने हुड़दंग मचाया था। तो इनकी हिंसा चलती जा रही है। और ये सिर्फ चुनाव आयोग तक की बात नहीं है। ममता बनर्जी के राज में तो हाल ये है कि पहले तो विपक्षी पार्टियों को प्रचार करने के लिए परमिशन नहीं मिलती और कह दिया जाता है कि जी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। किससे खतरा है? बीजेपी वाले अगर शुभेंदु अधिकारी को परमिशन नहीं मिल रही है तो उन्हें किससे खतरा है? उनको कोई क्या बिहार से मारने आएगा? ये बंगाल में उनको, जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी है, उससे ही तो खतरा है। और ये जिससे खतरा है भैया, उसी को पकड़ लो, उसकी ही जांच कर लो। लेकिन नहीं, उनको परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट से परमिशन लानी पड़ती है। पीएम मोदी की रैली होती है तो उस पर, वहां पर झड़प होती है, वो उसे रोकने की कोशिश की जाती है। ये कुछ महीने पहले की बात है। इन्होंने तो अपने रंग पहले ही दिखाने शुरू कर दिए थे। उनकी कोलकाता की रैली थी, उसमें भी टकराव की कोशिश हुई थी, नारेबाजी की गई थी और वहां पर भी झड़प की खबरें आई थी। आपने पूरे देश में कहीं नहीं सुना होगा। पीएम मोदी कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां वो रैली के लिए नहीं जाते हैं। जहां चुनाव होता है वो पार्टी के सब, एक तरह से बीजेपी के तौर पर वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक होते हैं, तो वो हर जगह रैली करने जाते हैं। केरल में भी गए, असम में जा रहे हैं, तमिलनाडु में भी। कहीं आपने नहीं सुनी होगी ये खबर कि पीएम मोदी की रैली में झगड़ा हुआ, हाथापाई की कोशिश हुई, नारेबाजी हुई। ऐसा नहीं होता है। लेकिन सिर्फ कहाँ होता है? बंगाल के अंदर, क्योंकि वहां पुलिस का संरक्षण नहीं मिलता है। पीएम की अपनी सुरक्षा एक अलग है, लेकिन जो वहां की राज्य की पुलिस होती है वो भी किसी रैली को, रोड शो को सुरक्षा देती है। और बंगाल में पुलिस टीएमसी के गुंडों के आगे जो है वो धराशायी हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, इसलिए उनको एंट्री मिलती है और वो झड़प करते हैं। ये पीएम मोदी की रैली में भी, जनसभा में भी हुआ था। फिर अभी चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इन्होंने किया, वहां तक पहुंच गए। जबकि एक बार पहले इनके बीएलओ एसोसिएशन वाले, ये लोग पहले चुनाव दफ्तर के अंदर ही पहुंच गए थे और वहां पर धरना देके बैठ गए, जिसके बाद चुनाव आयोग का दफ्तर बदला गया और केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुलाया गया वहां पर सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि पुलिस तो हाथ बांधे रहती है, पुलिस तो रोकती ही नहीं है इनको। और यहाँ भी केंद्रीय सुरक्षा बल जब आए थे तब जाके इनको जो है रोका गया और फिर पुलिस ने भी कुछ एक्शन शुरू किया, वरना तो पुलिस वाला चिन्हित हो जाएगा और फिर ऊपर से ऑर्डर आते हैं। वहां भी इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो 2 पार्षद है उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके बाद इन्होंने मालदा में जो किया, क्योंकि एसआईआर से घुसपैठियों के नाम हट रहे हैं और घुसपैठियों को, उनका नाम हटने का मतलब सिर्फ वोट देने की बात नहीं है, उनके लिए मतलब है कि अब वो भारत के नागरिक ही नहीं रहेंगे। उनके लिए अपनी नागरिकता साबित करना मुश्किल होगा और सारी सरकारी सुविधाएं और सब कुछ जो यहाँ पर 2 दशक से 1 दशक से यहाँ खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं, अब वो खूंटा उखड़ जाएगा। और ममता बनर्जी के ये वोटर है। ममता बनर्जी घूम घूम के चुनाव आयोग की बुराई कर रही है, एसआईआर के खिलाफ बोल रही है। इनके नेता बोल रहे हैं कि कागज मत दिखाओ, जब ये बोला करते थे। और एसआईआर में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये तो साफ बोल रही है, जानबूझकर आपके नाम हटाए जा रहे हैं। तो भड़का तो आप रही हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ भड़का रही हैं आप। यहाँ आप ये कहना कि चुनाव आयोग गड़बड़ी होती है या कुछ फेवर किया जाता है, छोटी मोटी चीजें एक अलग बात है, लेकिन आप भड़का रही हैं कि चुनाव आयोग जो है वो मुसलमानों के नाम काट रहा है। तो आप लोगों में गुस्सा भर रही हैं और उस गुस्से का नतीजा फिर ये इस तरह निकलता है। इनकी मालदा की हिंसा में इनके बयान और इनके भड़काऊ बयानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में नाराजगी हुई है। आप अभी तक एसआईआर को स्वीकार ही नहीं कर रही हैं। पहले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी थे उनसे समस्या थी, फिर वहां पर न्यायिक अधिकारी लग गए हैं, उनसे समस्या है, फिर ट्रिब्यूनल बनी है, उनसे भी समस्या है। तो जब आप स्वीकार ही नहीं करोगे, जैसे जज किसी मामले में, मान लीजिए चोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हैं, ये हर देश में एक व्यवहार है कि कोर्ट जो आदेश देता है उसे मानना होता है। आप उससे संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट है, वो एक बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ये एक माना जाता है कि कोर्ट दे रहा है तो निष्पक्ष होकर दे रहा है। अगर मान लीजिए लोगों को भरोसा ही ना रहे कि कोर्ट जो आदेश दे रहा है वो कहीं ना कहीं पक्षपाती है और लगातार कान भरे जाए कि नहीं को जज ने पैसा खाया होगा, जज तुमसे अपनी खुन्नस निकाल रहा है, ऐसा कुछ बोला जाए, तो वो व्यक्ति क्या जज के फैसले को सम्मान पूर्वक स्वीकार करेगा, चुपचाप जेल जाना स्वीकार करेगा, या फिर वो उसी जज के ऊपर हमला कर देगा? क्योंकि उसको तो लगेगा कि न्याय नहीं हुआ है मेरे साथ,
इसी तरह से जब आप चुनाव आयोग पर अविश्वास पैदा कर रहे हैं तो लोगों को ये लगेगा कि उनके साथ जानबूझकर गलत किया जा रहा है और फिर वही वो उसका गुस्सा निकालेंगे। अब ये तो अपना ध्रुवीकरण करने के लिए कर रही है और कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए कर रही है। तो ममता बनर्जी के ये अभी गुंडागर्दी साफ दिखने लगी है, जिसमें ये लोग पीएम को भी नहीं छोड़ते हैं, गृह मंत्री को भी नहीं छोड़ते हैं, अब चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे हैं और साथ ही न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ा है। बस चले तो पूरे बंगाल पर कब्जा कर ले और दूसरी पार्टी तो वहां खड़े ना होने दे। यह होती है तानाशाही प्रवृत्ति जो ममता बनर्जी की टीएमसी की दिखती है। वैसे तो तानाशाह कहकर ये लोग पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन क्या किसी बीजेपी राज्य में आपने सुना है, देखा है ये हाल होते हुए कि वहां पर किसी दूसरी पार्टियां हैं उनके लोगों की पिटाई की जाती है, उनके नेताओं को रैली नहीं करने दी जाती, परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि तानाशाही जो सोच है, जो तरीका है, वो बंगाल के अंदर है, टीएमसी में है। पहले ये कम्युनिस्ट पार्टियों में था, अब इनके अंदर है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी को खड़ा ही ना होने दे, कोई कंपटीशन ही ना रहे तो हारने का डर ही नहीं रहेगा, सबको मिटा दो हम ही रहेंगे। बाकी अब तो जो वीडियोस आ रहे हैं, कुछ वीडियोस साफ दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों को डराया जा रहा है, घर घर जाकर उन्हें इस बात के लिए, इस तरह के वीडियोस हैं कि नेता डरा रहे हैं बकायदा कि हमें ही वोट देना है टीएमसी वाले, नहीं तो फिर चुनाव वाले दिन निकल नहीं पाओगे। ये इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं जो ये हमेशा होता है वहां पर। अब उसकी भी शिकायत हो रही है चुनाव आयोग के पास, पुलिस के पास। तो ये इतनी सख्ती के बाद भी इन लोगों का हाल इस तरह का है, क्योंकि ये पुरानी एक सोच है, ये पुराना तरीका है इनका, हिंसा के बिना इनका चुनाव चलता नहीं है। अब जब इतनी हालात इतने सख्त हैं और चुनाव आयोग के हाथ में कई चीजें हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिए गए हैं, तो इनके लिए पूरी तरह से खुली छूट तो नहीं मिल पा रही है। शुरुआत करते हैं तो उसमें भी वो थोड़े दिन बाद जो है झड़प जो है वो खत्म कर दी जाती है, मारपिटाई करके इन्हें भगा दिया जाता है। जैसे अमित शाह के रोड शो में हुआ, भवानीपुर में रोड शो था, ममता बनर्जी के घर के आगे से निकल रहा था और ये टीएमसी वालों ने हुड़दंग करना शुरू कर दिया, लड़ने भिड़ने लगे। फिर वहीं पर सुरक्षा बल मौजूद थे, सुरक्षा बल साथ भी चल रहे थे, केंद्रीय सुरक्षा बल, और उन्होंने इन्हें भगाया वहां से, 2-4 लगाए भी और फिर वहां से ये लोग निकले और ठीक से रोड शो निकल पाया। तो इनका तो कोई कानून से तो इनको मतलब नहीं है, शांति सुरक्षा व्यवस्था से मतलब नहीं है, बस एक ही मतलब है कि चुनाव जीतना है। और इसीलिए ममता बनर्जी 3-3 बार से सत्ता में बैठी है और 200-200 वोट लेकर आई थी, वो इसी डर का और घुसपैठियों का नतीजा है। अब इस बार के बदले हालात है तो परेशानी इनकी बढ़ रही है, लेकिन जो उन्होंने मालदा में किया है उसके बाद इससे कुछ इनको ध्रुवीकरण तो अपनी जगह है, वो जो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इनको अब ये छूट मिलने वाली नहीं है। अब पुलिस भी घेरे में है, संदेह के घेरे में है, सुप्रीम कोर्ट सीधे नजर रख रहा है, चुनाव आयोग भी अब कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और सुरक्षा बलों की जरूरत पड़े तो आप वहां लगाएं और न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा दें। एसआईआर रुकेगी नहीं, 52 लाख नाम क्लियर किए, यानी कि 52 लाख नामों पर फैसला हो चुका है, मात्र 8 लाख नाम बचे हुए हैं और वो भी जल्द ही 3-4 दिनों में पूरे हो जाएंगे। 7 तारीख तक अंतिम दिन रखा हुआ है और वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ट्रिब्यूनल चलेगी, फिर आप जो करना है करते रहे, वहां पर रोना धोना करते रहे, जिसका नाम आ गया, नहीं आया नहीं आया, फिर उसी हिसाब से आप वोट दे पाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।